हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। क्लास 8 की हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी है। क्लास 9th की हमने ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ हम क्लास 8 की हिस्ट्री भी करेंगे और क्लास 9 की हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। सभी की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अलग से, और सभी की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। वहाँ जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। और अच्छे से अपनी तैयारी करें, रिवीजन करें, ताकि एसएसटी में आपके अच्छे नंबर बन सकें। काफ़ी हेल्प होगी आपकी इन पीडीएफ से। आप पीडीएफ लेकर के पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना सभी चीज़ें। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी पढ़ करके आप ये क्यों इसमें मत रहना कि हमें कुछ बाहर से अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी क्वेश्चन बाहर से नहीं ऐड होगा। सिर्फ हमारी एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। पहला चैप्टर है हमारा प्रारंभिक कथन एवं यानी कि कब, कहाँ और कैसे, तारीखों के बारे में, समय के बारे में पढ़ेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहीं ज़्यादातर मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, उनको आप रिवाइज कर लेना। बाकी बीच में तो सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ाते हैं, ताकि आपको चीज़ें रिलेट कर सको, समझ सको। लेकिन जो बाकी चीज़ें मैंने इस तरह से हाईलाइट की हुई हैं, बॉक्स बनाए हुए हैं, उन चीज़ों को आप रिवाइज ज़रूर कर लेना पीडीएफ मिलके लेके, ताकि आपको अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। और पहला ही चैप्टर है क्लास 8 का हिस्ट्री, हमने स्टार्ट कर रखी है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, डेट हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होती हैं, समय जानने के लिए, किसी भी दिन को जानने के लिए हमारे लिए डेट महत्वपूर्ण होती है, तारीखें। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। जब किसी राजा की ताजपोशी हुई है, यानी कि कब किस राजा को राजा बनाया गया है, कब उसकी शादी हुई, कब उसका विवाह हुआ, कब उसके बच्चे हुए, कौन सा युद्ध उसने कब जीता, इन सभी के बारे में हम किस प्रकार से जानते हैं, तारीखों के माध्यम से ही। गर्मा गर्म बहसें चलती हैं तारीखों पर, और आम जो है समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना गया है। आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत ही उबाऊ है, यानी कि बोरिंग है, बस तारीखें रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा बनाई हुई है, क्या ये सही है? पहले तो मुझे भी यही लगता था जो हिस्ट्री है बहुत ही बोरिंग है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। पढ़ते पढ़ते जब हम धीरे धीरे आगे जाते हैं ना, 11th-12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बन जाता है अपने आप। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से ही है कि अतीत में चीज़ें किस प्रकार थी और उसमें क्या जो है बदलाव आए हैं। और हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करते हैं, हम पहले और बाद की बात करते हैं। ये क्या है, समय के बारे में बताता है कि पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ। ये किन चीज़ों पर ही है, तारीखों पर ही, समय पर आधारित है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ भी हमें दिख रहा है वे हमेशा ऐसा ही होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते हुए देखा तो आप इस बात पर हैरान होंगे कि चाय या फिर कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में इस सवाल उठा होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी आने से पहले लोग दूर की यात्रा किस प्रकार करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी किस प्रकार से मिलती थी। आजकल तो अखबार भी बहुत ही कम लोग जो है पढ़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना जो है एक्टिव है ना सभी के जीवन में, तो वहीं से सारी चीज़ें मिल जाती हैं घर बैठे बैठे। ये यहाँ पर ऊपर जो है क्या चित्र दिया है, इसमें देखिए विक्टोरिया है, और ये हमारे जो है देश के महात्मा गांधी लगा लो, या फिर और महात्मा गांधी हैं शायद, वो क्या कर रहे हैं, चित्र बनाया है ब्राह्मणों का चित्र है। ये ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये फोटो में क्या कर रहे हैं, ब्रिटेनिया को शास्त्र दे रहे हैं ब्राह्मण। जेम्स रेनेल ने इसको तैयार किया है। और किसने बोला था, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को कहा था कि हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम उसको दिया था। रेनेल को किसने दिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, और ये उसने नक्शा तैयार किया। भारत पर अंग्रेजों की विजय थी और इसके समर्थक थे रेनेल। उसको वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। और इस तस्वीर में दिखाया है कि भारत के लोग स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से अपने प्राचीन ग्रंथ, ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक है ब्रिटेनिया, उसको सौंप रही हैं, मानो वे उससे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आग्रह कर रही हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हैं
जो कि हमारे मन में आते हैं ना, अखबार को देख करके, जो है रेलगाड़ी को देख करके, किसी भी चीज़ को देख करके, कि उस समय में ये चीज़ें नहीं थी तो हम क्या करते थे। तो ये सारे ऐतिहासिक समय हमें सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल महीने के पैमाने पर नहीं देख सकते हैं। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत हो जाता है, जो कि एक लंबे समय तक चलती रहती है। और भारत के लोगों में अचानक एक दिन सुबह और सवेरे उठकर चाय पीना शुरू कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था और इस प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह से हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ और अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात करते हैं और एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। और इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास मानते थे। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से जो है साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उनकी लड़ाई लड़ी गई, कब मरा और कब उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इन्हीं घटनाओं को के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 सालों के इतिहास की पुस्तकों में आपने देखा कि अब इतिहासकार बहुत साल पहले दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे ध्यान देने लगे हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जो वे क्या पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार शहर बने, बाजार किस तरह से फैले, रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति और समाज किस तरह से बदले। इन सभी चीज़ों के बारे में भी इतिहासकार लिखने लगे हैं। विज्ञापन देखिए, जो हम ऐड वगैरह देते हैं ना, उनको विज्ञापन बोलते हैं। ये विज्ञापन दिया गया है चाय का। ये देखिए किस प्रकार से जो है चीज़ें नई बाजार में आई हैं, ये विज्ञापनों से हम पता लगा सकते हैं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए एक तैयार किया गया है ये विज्ञापन, और इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। और इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में किसकी फोटो है, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा है राजकुमार आर्थर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और आर्थर यहाँ पर घोड़े पर बैठा है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनोट की पदवी दी गई थी। जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो जो है मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं हेडलाइन, तो ये आप पढ़ लेना ताकि आपको पता लग सके कि यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। इतिहासकारों ने भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो भी इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होता है। प्रथम गवर्नर जनरल कई बार अपना सीटेट में पूछा गया है। और आखिरी वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, इसके साथ खत्म होते हैं। अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों के बारे में भी पढ़ेंगे, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेटिंग्स, डलहौजी, और ये यहाँ पर है कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, कर्जन, रिपन, हार्डिंग, इरविन, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल व वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधि, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ऐसा मानते थे कि इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जानना जरूरी हो। और इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों में अलग अलग विषय बन गए, यानी कि सभी के बारे में सिर्फ इतिहासकारों ने इन्हीं के बारे में छापा। पहले इनसे बाहर जैसे कोई लाइफ ही नहीं है, कोई दुनिया ही नहीं है। इस प्रकार से गवर्नर जनरलों के इतिहासों की चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह व वर्गों की गतिविधियों पर ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या फिर कोई कहानी लिखते हैं तो उसको टुकड़ों में जो है बांट करके हम चैप्टर बना देते हैं, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इस तरह से। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य हो। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझ सके या फिर याद कर सके। और इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद करती हैं। जो इतिहासकार यानी गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, यानी कि सिर्फ गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है। इसमें भारतीयों के जीवन की कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या करें, जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, यानी कि भारतीयों के लिए अलग से कुछ तैयार करना पड़ेगा। इसका महत्व अब जो है हम जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी और हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब हम अवधियाँ किस प्रकार से तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने
ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सी-टेट में, एच-टेट में भी पूछा गया है, लेकिन सी-टेट में तो जो है बहुत ही बार पूछा गया है। दार्शनिक जेम्स मिल था, उसने 1817 में स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, उसने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी और उसको 3 भागों में बांटा था। उसको हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास समझने के तरीके सब जो है इनमें कोई समस्या दिखाई दी है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश करते हैं और किस वजह से करते हैं? हम एक दौर को, खासियत, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय बांटते हैं। वे अतीत के हमारे विचारों को दर्शाते हैं और हमें बताते हैं एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व है। जेम्स मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं और इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पर हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, यानी कि पहले हिंदू मुसलमान थे और फिर बाद में कौन आ गए? अंग्रेज आ गए थे। इसलिए उन्होंने 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यहाँ पर चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर लेकर जा सकता था। मिल का मानना था कि जो अंग्रेज आए थे सिर्फ वही जो है भारत को सही रास्ते पर ला सकते हैं और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान व कानूनों को लागू करना। जेम्स मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान व सुखी जीवन दे सकें। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। किसका मानना था? जेम्स मिल का। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति व सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था और क्या ये धारणा जो है स्वीकार कर सकते हैं? तो देखिए, क्या इतिहास के दौर को हिंदू या फिर मुसलमान दौर कह सकते हैं, या फिर इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म, यानी कि कोई राजा है उसका एक धर्म है तो उस युग को ही उसी धर्म के हिसाब से जो है तय करना जरूरी था। अगर हम कहते हैं कि इसका मतलब ये कहना चाहेंगे कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता, सभी शासक अलग अलग धर्म के थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन व आधुनिक जो है काल में बांटकर देखते हैं। यानी कि मिल ने तो बांट दिया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के हिसाब से, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं वो क्या देखते हैं? जो इतिहासकार वो प्राचीन, मध्यकालीन व आधुनिक कालखंडों में इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति व समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों व विकास का युग माना गया है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। आगे देखिए, क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इन अवधारणाओं को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि हमने किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास व प्रगति का दौर था। और बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग यानी कि औपनिवेशिक जहाँ पर भी आ जाए तो समझ लेना अंग्रेजों का शासन के समय की बात हो रही है। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता व स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबा करके उनका शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया। अपने सारे खर्चे निपटाने के लिए क्या किया? राजस्व वसूल कर दिया, यानी कि कर वसूलने लगे। अपनी ज़रूरत की चीज़ें सस्ती जो है कीमत पर खरीदी और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए थे? आप भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं व नापसंद रीति रिवाज, तौर तरीके में क्या बदलाव आए थे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आगे देखिए, लेकिन जल्दी ही आप ये भी समझ जाएंगे कि जो है सारे वर्ग या समूह इन बदलाव के एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते, यानी कि सभी की अपनी सोच होती है। सारे वर्ग जो है एक तरीके से नहीं सोचते हैं। कुछ जो है इन बदलाव को अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं। और हम इस किताब को हमारे अतीत यानी कि अतीत पर केंद्रित है ये नाम दिया गया है। हम जो है किस तरह से जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार
कौन कौन से स्रोत इस्तेमाल करते थे। पहले क्या करते थे, अभिलेख। अभिलेख मतलब जो हाथ से लिखे गए लेख हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सारे रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी कर सकते थे। और इस समझदारी के चलते ज्ञान, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हो गई थी। अंग्रेजों को लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज व पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके सामने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे लाइब्रेरी वगैरह होती है ना आजकल, वैसे ही दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव व संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र व ज्ञापनों से आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें भी बनाई गई थी। ये भारतीय जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, जहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखे हुए हैं। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय व राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास स्थान के नज़दीक बनाए गए थे। और इनसे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन स्थानों का कितना भारी महत्व यानी कि कितनी इम्पोर्टेंस थी। गृह विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट, ये वैसे कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको पढ़ लेना। इसमें से मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। आगे देखिए, जो ये क्या लिखते थे, इनकी जो नकलें बनाई गई थी ना दस्तावेजों की, उनको क्या कहते थे हम, खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। जो इनकी नकल बनाते थे ना, पहले लिखे गए अभिलेखों के जो नकल बनाते थे बाद में, उनको खिसीविसी या खुशनवीसी या फिर सुलेखनविस ऐसे लोग होते थे जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते थे। और उन्होंने ही जो है खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, जिनकी काफ़ी सुंदर हैंडराइटिंग होती थी। इनसे ही जो है हमारा संविधान भी लिखवाया गया है, जिनकी काफ़ी सुंदर हैंडराइटिंग होती है। 19वीं सदी के मध्य तक जो है छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई व दस्तावेज की कई कॉपी बनाई गई थी, उनकी कॉपी करवा ली गई थी, क्योंकि उस वक्त तक छपाई भी स्टार्ट हो गई थी, प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता हुआ महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी जो है महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। इस प्रकार से वे सर्वेक्षण करने लगे थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए। इन सर्वेक्षणों की धरती सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसलों के बारे में पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके पर शासन चलाना है तो इन सारी बातों का जानना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाके, व्यवसाय, ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते थे। और इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि भी दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता चलता है? रिकॉर्ड से, इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, उनसे क्या करते हैं, तस्वीरों को भी जो है इनसे हमें ये पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं। इन रिकॉर्ड से उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद में वे किस चीज़ को जो है बचा कर रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी। और ये बात जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी जो है कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उनको ढूंढना ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरी, तीर्थ यात्राएं, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैलती गई, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता ने बहस भी होने लगी थी और नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार फैलाने के लिए लिखना स्टार्ट कर दिया था।
कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा था, लेकिन ये स्रोत उन लोगों ने रचे थे जो कि पढ़ना लिखना जानते थे। इससे हमें पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या फिर सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे गरीब लोग किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया था वो सिर्फ अपने बारे में लिखते थे। दूसरों के, गरीबों के बारे में कोई कुछ नहीं लिखता था, इसलिए हम उनके बारे में पता नहीं लगा सकते। अगर हम थोड़ी और कोशिश करेंगे तो इस बारे में भी जान सकेंगे कि जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आप ये सारी चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। सिर्फ इतना ही था कि ये सारी चीज़ें भी हम समझने लगेंगे कि उस समय में खदानों में काम करने वाले लोगों की कैसी हालत थी, जो सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रहे थे उनका जीवन कैसा था, गरीब व्यक्ति किस तरह से अपना गुजारा करते थे। ये सारी चीज़ें हम जो है धीरे धीरे जो है आगे छपने लगी थी बाद में, जो कि अगले चैप्टर में बताएंगे। 1857 का विद्रोह दिखाया गया है यहाँ पर। देखिए क्या दिया है, तस्वीरों को ध्यान से देखना चाहिए, उनमें चित्रकार की सोच जो है पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में ये तस्वीर कई जगह पर दिखाई देती है। इस तस्वीर में नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी, और इस विद्रोह के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर साइड में कुछ भी ऐसा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये देखिए, बंगाल में मानचित्रण एवं सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है। ध्यान से देखिए कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र में अलग हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देता था। ये पौधा है शरीफे का पौधा। 1770 के दशक में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान व प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न प्रकार के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ मिली हैं। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे, और अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह से इकट्ठा करते थे और इससे उपनिवेशवाद में क्या पता चलता है। यानी कि कुछ जो है पौधों के चित्र भी मिले हैं, जिससे इतिहासकार पता लगा रहे हैं कि इनका जो है किस तरह से एकत्रित किया गया था। जैसे जनगणना वगैरह की गई थी, तो ये पौधों को जो है किस तरह से इकट्ठा किया गया, इनसे क्या क्या जानकारी मिलती थी पौधों से, इतिहासकार जो है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर जो है नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप रिवाइज कर लेना, और जो भी मैंने हेडलाइन बनाई है इंपॉर्टेंट वो ज़रूर पढ़ लेना, किसी के पास टाइम ना हो तो। और वैसे हम जो है ये पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, ताकि हम चीज़ों को रिलेट कर सकें, एक दूसरे से जोड़ सकें कि जो है किस चीज़ की कब शुरुआत हुई। सीधी पॉइंट पढ़ेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, वन लाइनर आ जाएंगे। तो जैसे कि हम सिर्फ जो है पॉइंट्स पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें क्वेश्चन के आंसर पता चल जाएगा, लेकिन कहाँ से कौन सी चीज़ें स्टार्ट हुई, कहाँ ख़त्म हुई, इन सब के बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, तभी जो है पता लगा सकते हैं एक कहानी के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो है ज्योग्राफी की जो पीडीएफ भी मिल गई होगी टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं पीडीएफ साथ ही साथ डाल देती हूँ वीडियो के साथ ही, और उस सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो बिना कहे ही, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं, क्योंकि इससे जो है मुझे भी साथ मिलता है, जो लाइक और कमेंट आते हैं उनसे काफ़ी जो है मदद मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय।